अच्छा आवाज कम आती है। जी सर। चलो मैं करता हूँ, ठीक है बेटा। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था ये कह रहा था अब आवाज कदम। हेलो हाँ सर अब तो ठीक है, लेकिन बोर्ड की तरफ आप जाते हैं तो कम हो जाती है सर, बोर्ड की तरफ। आवाज सर अभी तो सही है। सुनो बात का ध्यान दो। आरएनए से जब डीएनए बनता है तो आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड था और डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं बनेगा, वो डबल स्ट्रैंडेड। दो जो डबल स्ट्रैंडेड की पहचान है और ये आरएनए एक सिंगल है। तो इस सिंगल से जो डबल स्ट्रैंडेड होता है ये डुप्लीकेट करता है। उसमें एक मिस्टेक और सुन लो आप, चाहे आपकी किसी सबने हेपेटाइटिस वायरस को बता आरएनए किसने बता रखा था? हेपेटाइटिस वायरस कई प्रकार के हैं, एक तो नहीं है, आरएनए भी है। हेपेटाइटिस ए भी है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस ई है। एक्चुअली में ये जितने मैं आपको बता रहा हूँ वायरस में पढ़ाऊंगा आपको, एक तो ये बात जान लो। उस समय तक मन में आप कोई भी भ्रांति न बना के रखें। अभी इसलिए आप इसमें कोई भी कोड बना, बस आप एक ही ध्यान रखें, जो मैं लास्ट टाइम आपको रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ा के गया था, मैंने बहुत क्लियर कट मैसेज में पढ़ाया था आपको। मैंने ये कहा था आरएनए से डीएनए बनने को कहते हैं, और साथ में मैंने ये भी बताया था कि जो इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है या हेपेटाइटिस में इसका भी वायरस होगा या कोई होगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉलो नहीं करते, मैंने ये कहा था। और लोग पता नहीं क्यों, और पोलियो का वायरस भी करता, हालांकि पोलियो का वायरस भी आरएनए है पर वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉलो नहीं करता। जितने स्टूडेंट हैं चाहे बायोलॉजी के हैं नहीं है, वो एक्चुअली में आरएनए देख करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मत मार्क कर देना। मतलब कोई भी आरएनए वायरस देखो कहते हैं हाय भैया ये तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉलो करेगा, नहीं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बहुत कम वायरस है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉलो करते हैं, ये रेयर फिनोमेना था। एक्चुअली में क्या होता है, कई बार जब हमें जानकारी नहीं होती तो गूगल पर चले जाते हैं और गूगल में बोल देते हैं भैया फलाना वायरस, वो उसमें लिखा आ जाता है। फिर हमें जो समझ में आता है वो हम बोलना चालू कर देते हैं। ये है आजकल गूगल गुरु है तो गूगल का इस्तेमाल है, और गूगल में वो लिखा कैसे है वो समझ में नहीं आता है आधा, क्योंकि उसके पीछे क्या है, पीछे बिहाइंड सीन क्या है कि आपको वो टॉपिक क्लियर होना आवश्यक है। थोड़ा सा मैं ये बताना था, वायरस भी आपको पढ़ाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने ये बताया आपको। समय जो है जो क्या करे, विशेष रूप का आपको वही बताना, एयर देयर से सोर्स नहीं लेके चलना है, और विशेष रूप से बायो में जो लिंक है आजकल की नई न्यूज आ रही है उसके कांटेक्ट में आप रहेंगे, तो मैं उतना कांटेक्ट में रह नहीं पाऊंगा। हाँ, पर जो भी फंडामेंटल सोर्स है बायोलॉजी का वो हमें क्लियर है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा मैं बताना चाहता था, बस आपको एक टॉपिक बताना चाहता था, जितने भी आरएनए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस में जो आरएनए है तो वो जो भी आरएनए है साहब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉलो करेगा। जैसे बताऊं आपको, बहुत रेयर है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉलो करते हैं। मैंने दो वर्ड बोले थे, एक तो बोला था जो ऑन्कोजेनिक वायरस आरएनए कंटेनिंग होते हैं, आरएनए कंटेनिंग ऑन्कोजेनिक हम लोग तो कैंसर ये वो होते हैं रेट्रोवायरस जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉलो करते हैं। एस का वायरस है ये रेट्रोवायरस, एएमपी एवियन मायोब्लास्टोसिस ल्यूकीमिया, इनके भी वायरस कौन से हैं, रेट्रोवायरस। अदरवाइज रेट्रोवायरस बहुत ज्यादा नहीं है, रेट्रोवायरस बहुत कम है।
ये मैं इसलिए करेक्ट करना चाह रहा हूँ कि कोई गलती से वहां एग्जामिनेशन तक मिल सका आपकी गलत न पहुंच जाए आप है तो उसको गलत को एलिमिनेट करने के लिए ये मैंने बताया आपको। बस आप जो है मर्जी है उसको रेड टू ट्रांसक्रिप्शन पूछ रहा है कुछ बता रहा है हम कुछ उसने पूछा कि भाई ये बताओ कि दिल्ली कैसे जाएंगे अलीगढ़ से तो हम बताने लगे कि ऐसा है कानपुर के लिए रास्ता जा रहा है डेटा आएगा पूछेगा भैया मैंने तेरे से कानपुर पूछा ही नहीं पूछा था दिल्ली तू मुझे कानपुर क्यों बता रहा है। तो वही जो विशाल साहब थे वो क्या कर रहे थे वो पूछ रहे थे खाली जैसे किसी ने पूछा कि आपको कुछ आता है कि थर्स्ट्रो की कहानी सुनानी चालू कर दी हमने ये बिल्कुल वैसे थी जैसे वंस देयर वाज ए क्रो ही वाज वेरी थर्स्टी किसी ने कुछ पूछा वो कहानी सुनानी चालू कर दी हमने ये चीज नहीं होती इसलिए आपको टॉपिक में ये नोट करना होता है बट एग्जाम इज आस्किंग यू आपसे पूछ क्या रहा है ये चीज है पता मुझे विशेष सब्जेक्ट के बारे में तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी चीज आपको क्लियर कट लिखा रहता है और आलोक सर ने आपके जो है बहुत क्लियर कट क्वेश्चन पूछे थे बहुत क्लियरिटी के साथ जवाब भी उसी क्लियरिटी के साथ होने चाहिए आपके हाँ नए से क्या है वो अपने ढंग से आप बताइए और हमेशा सिंप्लीफिकेशन से जो चीज बताई जाती है वो अच्छी होती है। अब मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ क्यों अब मुझे जो पढ़ाना है अभी आप जल्दबाजी मत करना किसी के लिए अब मैं बता रहा हूँ बहुत सारे टॉपिक कर दूंगा आपके आज का जो मेरा टॉपिक है मैंने जो टॉपिक पढ़ाए थे जिसमें मैं तो इम्यूनाइजेशन एक तो मैंने इम्यूनिटी पढ़ाई थी जो क्वेश्चन आना है व्हाट इज इम्यूनिटी ये पढ़ाई थी मैंने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है ये बताए थे मैंने रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के बारे में एक एलिमेंट्री आइडिया दिया था प्रोटीन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एलिमेंट्री आइडिया दो तीन टॉपिक है जो मेनली तो मैं आपके दूंगा तो माइक्रोबायोलॉजी और एक बायोटेक टॉपिकों को मैं ब्रेक लूंगा क्यों लूंगा क्योंकि एक्चुअली में मैंने देखा है जब वो गलत अटेम्प्ट करना चालू कर रहे हैं क्योंकि हर बार माइक्रोबायोलॉजी के बिना ये पॉसिबल नहीं है बायोटेक कुछ नहीं होती बायोटेक कुछ नहीं है एक हमारे वाइस चांसलर हुआ करते थे एचएयू में बॉटनी के थे मैं आपको एक जानकारी बताता हूँ उनके पास गए लोग साहब हमारा बायोटेक का डिपार्टमेंट नहीं है क्या करें हमारा बायोटेक का अलग डिपार्टमेंट बोला तुम हो कौन बोला पैरासाइट बोले माइक्रोबायोलॉजी वाले जेनेटिक्स वाले और बायोकेमिस्ट्री वाले के यहाँ तुम तीनों मिलकर के तुम बायोटेक बन जाओगे जाओ तो ये तीन चीज मिल जाने से बायोटेक बनती है माइक्रोबायोलॉजी और एक जो है ये जेनेटिक्स और एक इसमें है बायोकेमिस्ट्री इन तीनों को जोड़ दो तो बायोटेक बन जाती बायोटेक कोई बायोटेक अपने आप में सिंथेटिक ब्रांच है ये कोई नेचुरल ब्रांच नहीं है इकोलॉजी भी सिंथेटिक ब्रांच है ये सब सिंथेटिक ब्रांच है जूलॉजी बॉटनी नेचुरल ब्रांच है साइंस की माइक्रोबायोलॉजी मैं सब आपको बताऊंगा माइक्रोबायोलॉजी पर इसके बिना पॉसिबल नहीं हो पाता बायोटेक करने के लिए माइक्रो के बारे में जानकारी आवश्यक है इसलिए मैं माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करूंगा एक दिन मैं बैक्टीरिया पढ़ूंगा एक दिन मैं वायरस पढ़ूंगा मैं माइक्रोब के बारे में बताऊंगा बैक्टीरिया एंड वायरस को मैं रिसर्च करूंगा क्या है आप कोई कुछ कहना चाह रहा हो तो मुझे बताइए भाई इसमें आकाश है बैठा हुआ है नहीं है एब्सेंट है कितने बच्चे हैं भाई तुम लोग एक जना कोई अपने उसमें देख के बताओ नियरली कितने स्टूडेंट हैं सर 18 है अभी मैं आपको थोड़ा सा एक एलिमेंट्री आइडिया दे करके आगे एक्सटेंड करूंगा ठीक है अब ये आइडिया देके चलता हूँ माइक्रोबायोलॉजी से पहले तो एक वर्ड होता है माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है ये वो ब्रांच है
क्या होता है, organisms are to be seen with the help of microscope. इसमें इंडिविजुअल को देखा जाता है with the help of microscope, यानी नेक्ड आई से जो ऑर्गेनिज्म दिखते नहीं, जो भी लाइफ के ऑर्गेनिज्म है, जो लाइफ है, तो माइक्रोब्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं which are studied with the help of microscope. तो माइक्रोबायोलॉजी में जो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर करके आप क्या चीजें देख पाते हैं, तो वो सुन लीजिए। आप क्या कहते हैं, बैक्टीरिया, ये कहते हैं एक्टिनोमाइसीटस, ये कहते हैं इसके अंदर जो है सियानोबैक्टीरिया, ये कहते हैं आर्किबैक्टीरिया, ये कहते हैं इसमें वायरस, वायराइट्स, पियोम्स, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटस, सियानोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, वायरस, वायराइट्स, पियोम्स। फंजाई दो प्रकार की हैं, एक है मल्टी सेलर जिन्हें बोलते हैं मोल्ड, इसके बाद एप्लीकेशन, जैसे आपने देखा होगा भी आपके सिविल में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बायो फॉसिल के रूप में यूज, फंजाई में से आते हैं, इंडस्ट्रियल यूज, मोल्ड क्या है, अभी आपने देख रखा होगा ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, नाम आ रहा है ना, ब्यूकर, ब्यूकर, माइकोसिस, व्हाइट फंगस, एल्बुगो कैंडिडा, ये सब आ रहा है ना, एल्बुगो नहीं, एल्बिकेंस, ये सब जो है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में जो लाइफ है, जो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि अच्छा बिना माइक्रोबायोलॉजी की जो लाइफ है, एक एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ तीन में हो गई, लाइफ के तीन पार्ट, एक एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ, माइक्रोबियल लाइफ, तीन किस्म की लाइफ। लाइफ वाला पेज मैंने तुम्हें फॉरवर्ड किया हुआ है, जो 9 पेज मैंने भेजे थे उनमें एक लाइफ का दिया था मैं, 10 पेज, व्हाट इज लाइफ, ये लिखकर टॉपिक इस नाम से, और एक्सपेक्ट था आपने पढ़ लिया होगा। बांटने को तुम इसको कैसे बांट, किंगडम कितने, 5, अब 6 हो गए, उसमें नहीं जाऊंगा मैं। इनमें ये जो लाइफ है, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटस, एक्टिनोमाइसीटस का दूसरा नाम है माइसीलियर बैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया जो लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है,
लोग कहते हैं सर एक होते हैं BPLO, NPLO, तो ये तो बहुत सारे बन जाएंगे। माइकोप्लाज्मा वो भी बैक्टीरिया है, वो भी बैक्टीरिया है, ये सारे बैक्टीरिया हैं। ये जितने बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया एक लाइफ है, क्यों? इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। बैक्टीरिया क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये लाइफ है। कई बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि जो सबसे छोटी लाइफ जो इंडिपेंडेंट है वो कौन है? वो है माइकोप्लाज्मा। जबकि आपको बताऊं वायरस का साइज माइकोप्लाज्मा से भी छोटा होता है। वायरस का साइज माइकोप्लाज्मा से भी छोटा होता है, पर वो इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं है। उसको आपके हिंदी में सर विषाणु कहते हैं। विषाणु, जीवाणु नहीं, जीवाणु का मतलब लाइफ, विषाणु का मतलब बताइए नहीं। विषाणु तो कोई लाइफ थोड़ी है भाई। पता नहीं मैं कहाँ पढ़ रहा था, एक मंत्री थे, ज्यादा बुद्धिमान थे, तो बता रहे थे भैया वायरस भी हमारी तरह ही लिविंग होता है, जिंदगी होती है। वाह भाई वाह, मैंने ये देश में सही है। क्योंकि भाई आप चले जाइए, बहुत बहुत ग्रेट ग्रेट लोग हैं, अपने हिसाब से डिस्कशन करना है, बहुत अच्छी अच्छी बात करता है, पता कुछ है नहीं, पर उन्हें पॉलिटिक्स में वोट लेने थे कहने। अब वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, उसको बेचारे को फॉलो करना क्या मंत्री बोल रहे हैं। अब मुझे वोट थोड़ी मांग रहे हैं, या मैं तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं हूँ, तो मेरा क्या करना है? मैं तो बता दूंगा। विषाणु, जब विषाणु है ही वायरस लाइफ नहीं भैया, इसलिए मैं आपको वायरस पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा। मैं फिलहाल में ये याद रखिए, तो बैक्टीरिया, ये लाइफ है। ये नीचे तीनों वायरस, तो लाइफ है नहीं। ये इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हो गया बिना लिविंग के नहीं रह सकते कोई ना, सभी जैसे हम हैं, हम किसी से पैरासाइट थोड़ी है, डिपेंड रहेंगे। ऐसे ही सबसे छोटी लाइफ ये क्वेश्चन बनता भी है, जो इंडिपेंडेंट लाइफ माइकोप्लाज्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक बैक्टीरियल सेल का हम स्ट्रक्चर लेंगे, पर उससे पहले इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा जानकारी देंगे, क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी नहीं होगी, फिर वहां एग्जाम में सारे चीजें तो आप लिखोगे क्या? या आपको जो जानकारी होगी क्वेश्चन ऊपर चढ़ जाएगा, उससे थोड़ी थोड़ी जानकारी उसके बारे में बैक्टीरियल सेल का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताएं, फिर आपको वायरस के बारे में थोड़ा बताएं, एप्लीकेशन क्या है और वायरस कैसे प्रकार के होते हैं, एनिमल के वायरस और प्लांट के वायरस में क्या अंतर होता है, या बैक्टीरिया के जो वायरस होते हैं कैसे होते हैं, हल्की सी थोड़ी सी जानकारी। और वो आज लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, अगली बार जब आएगा उस लेक्चर में पॉसिबल होगा, या जब भी नेक्स्ट लेक्चर होगा। फिलहाल में आपको तो हमने कहा तो सबसे पहले जो इंडिपेंडेंट ये भी बैक्टीरिया हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया जिनके बाहर सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल किसके बाहर होती है? क्या प्लांट के बाहर है सेल वॉल? क्या एनिमल के बाहर है सेल वॉल? नो। क्या ओवरऑल बैक्टीरिया के बाहर सेल वॉल है? यस। ओवरऑल जब बैक्टीरिया कोई बोलेगा तो आप कहेंगे सेल वॉल, और जब एनिमल की बात करेगा तो आप कहेंगे सेल वॉल।
बदलते रहते हैं, राउंड हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, शेप बदल सकते हैं। या कई प्रकार की शेप हो सकती है, इसलिए पॉलीमॉर्फिक भी बोल सकते हो। जियोमॉर्फिक के साथ साथ पॉलीमॉर्फिक भी है। जनरली पर ये राउंड शेप होते हैं। ये ऐसी बैक्टीरिया होते हैं जिनके बहुत सेल वॉल नहीं होती, इनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसको आप कहते हैं मेम्ब्रेन। ये कंपैरेटिवली थिक होती है, कंपैरेटिवली, यानी नॉर्मल बैक्टीरिया की जो क्योंकि ये सबसे पहले आइडेंटिफाइड किए गए थे तो बोवाइन, गाय भैंस को वेटनरी की भाषा में बोवाइन कहते हैं, कैटल जिसको कहते हो आप बोवाइन। और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म मवेशी जो थे, they were suffering from the pneumonia like symptom, निमोनिया के जो सिम्टम नहीं, ऑर्गेनिज्म नहीं, वो इंडिविजुअल के नाम पे एनिमल, such animals were suffering from the pneumonia like symptom। क्योंकि शेप को में क्या नाम दिया गया, जियोमॉर्फिक निमोनिया लाइक येलो। ऐसे ही बाद में हमने क्या देखा, शुरू में ये नाम दिया, जब इन्हीं को फिर बाद में क्या नाम हो दिया, येलो माइकोप्लाज्मा लाइक। इनको माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म क्यों बोला, क्योंकि और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जैसे ही होते हैं, पर वो एक्चुअली माइकोप्लाज्मा नहीं है, पर उन जैसे हैं। जैसे थर्मोप्लाज्मा, हीरोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, इस नाम से एमपीएलओ। ये एमपीएलओ या पीपीएलओ प्लांट में साथ करते हैं और एनिमल में साथ। प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक चीजें ब्रिंजल का देखिए, ब्रिंजल जो बैंगन होता है अंडे जैसे आकार का होता है ना, तो ब्रिंजल को एग प्लांट भी कहते हैं। उसका फ्रूट आप देखिए अंडे जैसा होता है। अब तुम कहोगे कलर में तो अंडा नहीं है, पता नहीं, और जो दुनिया भर के बड़े बड़े अंडे आ रहे हैं वो अलग अलग कलर के हैं, अंडे जैसे आकार होता है, होता है। और एनिमल में कौन सी डिजीज काज करते हैं, निमोनिया, उनके नाम पर नाम फैलगा, पीपीएलओ, निमोनिया लाइक जियोमॉर्फिक निमोनिया लाइक। ये वन ऑफ द मोस्ट इंडिपेंडेंट लाइफ है। क्योंकि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरियोग्लाइकेन की बनी होती है, बैक्टीरियोग्लाइकेन। तो इसमें बैक्टीरियोग्लाइकेन के जो प्रीकसर होते हैं, प्रीकसर मतलब जो बैक्टीरियोग्लाइकेन बनाते हैं,
स्टेनिंग बिहेवियर करें बैक्टीरिया की, तो ये स्टेनिंग से इनडिफरेंट होते हैं, इनडिफरेंट यानी ग्राम स्टेनिंग से जब इनको स्टेन किया जाता है तो इनका कोई रिएक्शन नहीं होता। जब कोई रिएक्शन नहीं होता तो कहते हैं ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग। तो ग्राम नेगेटिव में जो बिहेवियर होता है वही इनका दिखेगा। हालांकि सेल वॉल रिएक्ट ही नहीं करती उससे, ग्राम स्टेनिंग से। तो क्या आप जानते हो स्टेनिंग के बेस पे बैक्टीरिया दो टाइप होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। क्योंकि और वो हमेशा सेल वॉल रिएक्ट करती है स्टेनिंग से। अब क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है तो वो तो कोई रिएक्शन देगी ही नहीं स्टेनिंग से, तो इनका बिहेवियर किस प्रकार का होगा, लाइक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसलिए कहते हैं दे आर इनसेंसिटिव टू ग्राम स्टेनिंग। ग्राम नाम था उसके नाम से ग्राम ग्राम स्टेनिंग। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये जो वायरस और वायरस सबसे प्रॉब्लम वायरस वायरस ये तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, का कोड मिलता है और आइदर ऑफ द एसिड वायरस, आइदर ऑफ द एसिड। वायरस में क्या होता है, प्रोटीन होता है, इसे कहते हैं और आइदर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, दोनों नहीं जा सकती है। तो वायरस में देखो होता क्या है, इसका मतलब वायरस क्या है, न्यूक्लिक एसिड के नाम पर प्रोटीन। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट as they hijack the host cell machinery for its own use। ये hijack कर लेते हैं host cell machinery for its own use, अपने काम के लिए इस्तेमाल। जैसे कोई किसी के घर में घुस जाए और सब लोगों को बंधक बना ले और मर जाए, वो काम करे, खाना पकाए, खाना खाए, उन्हीं का बर्तन है, उन्हीं का खाना खुद खावे और बर्तन की चांद पे बजावे, तो वही बात हो गई। ये वायरस ये करते हैं, इसमें घुस जाते हैं, उसकी चीज को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, अपने लिए यूज करते हैं, खाते पीते हैं और अगले को डिप्राइव करते हैं चीजों से। जो मैच्योर इन्फेक्शियस वायरस are known as virion। स्ट्रक्चरली जो इन्फेक्शियस और मैच्योर वायरस होता है
उसे विनियोन कहते हैं। इनको जिंदा रहने के लिए सेल की जरूरत पड़ेगी। इनको आप सिंथेटिक मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते। क्या आप सोचे कोई एक कल्चर मीडिया उठाना है खाली सिंथेटिक और उस पर ग्रो करना? नहीं, इनको होस्ट ऑर्गेनिज्म या सेल चाहिए ही चाहिए। ये कनेक्टिंग लिंक माने जाते हैं लिविंग और नॉन लिविंग सिस्टम में। भाई आउटसाइड द बॉडी they cannot undergo mutation, recombination and metabolism। कोई काम नहीं कर सकते, ना ये रिकॉम्बिनेशन में जा सकते, ना ये म्यूटेशन कर सकते, ना ही मेटाबॉलिज्म जा सकते आउटसाइड द बॉडी। बट विद इन द सेल जो लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है सारे काम, यानी रेप्लिकेशन में भी जाएंगे, मेटाबॉलिज्म भी रहेंगे। कैसे? वो सेल मशीनरी को हाईजेक कर देंगे, जिसमें जाएंगे। तो जो वायरस एनिमल सेल को अटैक करते हैं उन्हें बोलते हैं फाज। वायरस के लिए बड़ा होता है फाज, तेज नहीं कहते बेटा, फाज कहते हैं। वायरस के लिए बड़ा होता है फाज। तो जो एनिमल सेल को अटैक करते हैं फाज, प्लांट सेल को करते हो फाज, और जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाज इज द वायरस, नॉट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज इसका नाम होता है वायरस। बच्चों आपने एक नाम सुना हो, तो एनिमल की वायरस होती है और प्लांट की वायरस होती है। ये जनरल टर्म है। अब एनिमल का क्या मतलब है? लोगों को यहाँ भी दिक्कत होती है इनविलप का मतलब होता है ऐसे वायरस। जनरली जो एनिमल की वायरस जैसे एड्स का वायरस, इसका मतलब क्या होता है? इसके बाहर जिस वायरस के बाद कैप्सिड को तो हरी होगा, कैप्सिड भी होगा और आई होगा, कैप्सिड होगा। उसके बाद अगर मेम्ब्रेन है, वायरस क्या कर रहे हैं? वायरस जो एनिमल का होता है वो एक होता है, नहीं एनिमल का कौन सा होता है? इनविलप वायरस, इनविलप होता है। एनिमल के कैसे होते हैं? इनविलप। और प्लांट के कैसे होते हैं? नेक वायरस। जनरल टर्म बताइए, एक्सेप्शन तो बायोलॉजी में आ जाएंगे, क्योंकि मैं बता दूं अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये बेसिक साइंस में काउंट होती है, तीनों साइंस। इनमें बायोलॉजी ही एक ऐसी साइंस है जो एक्सेप्शन साइंस है। एक बार पूछा भी गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस इज द एक्सेप्शन साइंस? एक्सेप्शन साइंस लाइफ साइंस होती है, बायो साइंस होती है या बायोलॉजी होती है? एक्सेप्शन साइंस, क्योंकि यहाँ एक्सेप्शन जरूर मिलेगा हर चीज।
स्टैंडर्डाइजेशन मेथड अपनाया जाता है, क्योंकि नहीं तो फिर हम बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं सकते। यहाँ तो हमेशा एक्सेप्शन हर चीज का मिलेगा। क्यों कह रहे हैं म्यूटेशन हो रही, म्यूटेशन हो रही, म्यूटेशन हो रही? ये भैया म्यूटेशन तो एवरी टाइम होती रहेगी। तुम क्या सोचते हो कोविड में म्यूटेशन बंद हो जाएगी? तो होती रहेगी। नेचर में म्यूटेशन का चांस 1/n पावर 5 न्यूक्लियोटाइड होता है, तो होती रहेगी। अगर किसी में इतने न्यूक्लियोटाइड हैं तो एक म्यूटेशन तो होती रहेगी। जिसका काज नहीं पता हो, जिसका काज न पता हो, ऐसे म्यूटेशन को स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कहते हैं। जिसका आप कोई काज न बता पाए, ऐसे म्यूटेशन को क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। एक होती है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जो जानबूझ के की जाए, आपके द्वारा सेट की जाए, किसी पर्टिकुलर साइट पे किया जाए। एक होती है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, किसी पर्टिकुलर प्लेस से की जाए, किसी साइट पे की जाए, जानबूझ के की जाए, उसे कहते हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस या इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ये नेचर का रूल है, और जब होगी तो ये वायरस जितने हैं इसमें तो म्यूटेशन होती रहेगी। तुम सोचो कि म्यूटेशन रोकते हैं साइंटिस्ट, दे कांट स्टॉप इट। हाँ, ये बात और है, कोई म्यूटेशन हार्मफुल ज्यादा हो सकती है, कम हार्मफुल हो सकती है, कोई न्यूट्रल बना सकती है। एक होती है नॉन म्यूटेशन या क्रिप्टिक म्यूटेशन। म्यूटेशन तो हुई पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्रिप्टिक म्यूटेशन या नल एंड वाइड म्यूटेशन। अरे किसी को फर्क नहीं पड़ा। अरे भैया मान लो एक किसान से किसी ने कहा भाई अमेरिका के प्रेसिडेंट की कल जो है वो मीटिंग थी, और उस मीटिंग में प्रेसिडेंट ने भाई उसको बहुत धमकाया, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। तो मुझे क्या करना? वो कहेगा मेरी तो बॉडी में कोई फर्क पड़ा ही नहीं। उसके जान चाहे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उसको धमकाया होता, चाहे उसने धमकाया होता, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड पे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उसके जान वही म्यूटेशन कैसी है? है नल एंड वाइड म्यूटेशन, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब वायरस में कोई म्यूटेशन हो गई, वो पहले भी कुछ नहीं कर रहा था, अब फिर दोबारा भी कुछ नहीं कर रहा है, तो नल एंड वाइड है, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, फर्क डालते जैसे तुम्हारे यहाँ था डेल्टा वेरिएंट था इंडिया में, अल्फा बीटा डेल्टा वेरिएंट, तो 4 वेरिएंट में डेल्टा वेरिएंट सबसे खतरनाक था जो इंडिया में हुआ था। B1171.21 का जो था अभी, और बीटा था ये साउथ अफ्रीका वाला। तो ये जो साउथ अफ्रीका में हुआ था और साउथ अफ्रीका वाला, जहां से ओरिजिन उसका तो नाम ही नहीं बोल रहे, तो मैं बताऊं तो डेल्टा वेरिएंट में क्या था? 60% ज्यादा कॉन्टेजियस ज्यादा इन्फेक्शन रेट एज कंपेयर टू द ओरिजिनल वायरस। भाई बच्चों आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है। कोई दिक्कत? जी सर नहीं आ नहीं आ सर। रही आवाज। जी सर आ रही है सर। आपको थोड़ी बहुत नई जानकारी मिल रही है या नहीं? मिल रही है। मिल रही है सर। जी सर। ये हल्का फुल्का मैंने वायरस के बारे में बताया, तो वायरस के बारे में और आगे जानकारी बताऊं। भाई किसी का वो फोन है, माइक बेटा वो आवाज आ तो थोड़ा बंद कर दो, क्योंकि मेरे को काट और मैं आपको करा था एक होते वायरस। देखो वायरस से भी कोई छोटे होते हैं, इवन स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वायरस।
क्या होता है भाई? अभी तक तुमने देखा था जो आरएनए कंटेनिंग वायरस होते थे, कौन? वायरस, उनमें कैप्सिड था ना और आरएनए भी होगा, मतलब आरएनए आरएनए होगा। अब आरएनए कैसा होगा? सर्कुलर होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। एंड इन फैक्ट ओनली प्लांट्स, ये एनिमल्स को इन्फेक्ट नहीं करता, सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करता है। देखो बेटा, कई बार लोग क्या करते हैं, इसलिए बड़ी करते हैं नॉन कैप्सुलेटेड। नॉन का मतलब होगा जहां कैप्सूल कैप्सिड नहीं है, नॉन कैप्सुलेटेड फ्री आरएनए आर नोन एज वायरस। दे अफेक्ट ओनली द प्लांट्स और प्लांट में की वजह ये मैंने जो नोट दिए थे ना आपको, उनमें भी ये वर्ड लिखे हुए, मैं जान पूछ रहा हूँ, मुझे बताया आपने बहुत सोने पड़ेगी नहीं होंगे। पोटाटो, P फॉर पोटाटो, S फॉर स्पिंडल, T फॉर ट्यूमर, P बड़ा है और T छोटा है, पोटाटो स्पिंडल ट्यूमर वायरस। क्योंकि अगर ये T नहीं लगा हुआ है तो ये वायरस बन जाएगा। पोटाटो स्पिंडल ट्यूमर वायरस भी होती है एक टीकी, ये मत भूलना, और एक वायरस लगा दिया मैंने यहाँ, पोटाटो स्पिंडल ट्यूमर वायरस। ये प्लांट सेल को जब अटैक करते हैं, जब प्लांट सेल में घुस जाते हैं, आप बताइए जब प्लांट सेल घुसेंगे तो अभी ये क्या करेंगे, उसकी होस्ट सेल मशीनरी को हाईजैक कर देंगे प्लांट सेल की, और उसके लिए कुछ करेंगे और रेप्लिकेशन में इस्तेमाल करेंगे। तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है इसका, प्लांट का, वही प्रोबेबली इस्तेमाल करते हैं, उसी को अपने कर लेते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है, बंदूक थी खुद की, खुद को बचाने के लिए वो बंदूक खोस ली और खुद उसी पे टांग दूसरे पे। तो जैसे ही प्लांट सेल में आरएनए, उसके आरएनए पॉलीमरेज को कर दिया और अपना रेप्लिकेशन कंटिन्यू रखा। उसका आरएनए पॉलीमरेज ना होने को एक्चुअली होता है रेप्लिकेज, उसके रेप्लिकेज को यूजर लेंगे। आरएनए सेल ने बनाने में इंजाइम को रेप्लिकेज कहा था, रेप्लिकेज बोलिए भाई, आरएनए पॉलीमरेज की बजाय आप रेप्लिकेज बोले तो रेप्लिकेज इंजाइम। उसके बाद हाँ खास बात क्या होती है, अब तुम सोचोगे मैंने पेयर्स क्यों नहीं कहा, डीएनए में हम पेयर्स बोलते हैं, डबल स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, इसलिए पेयर होगा ही नहीं। जहां कहीं सिंगल स्टैंडर्ड होगा वहां पेयर नहीं बोला जाएगा, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है पेयर। इससे बहुत से लोग जिनको बायोलॉजी की पूरी जानकारी नहीं होती, वो क्या करते हैं, आरएनए वहां भी कहेंगे बेस पेयर होते हैं, जहां डीएनए होगा वहां भी कहेंगे बेस पेयर होते हैं, या न्यूक्लियोटाइड पेयर्स में होते हैं। जब ये क्वेश्चंस आगे जाते हैं आपके और एग्जामिनर देखता है तो वो एग्जामिनर जानकारी होती है उसे पूरी, वो एग्जामिनर तो जैसे होंगे ना स्पेशलिस्ट, उन्हें मालूम होता है इसने गलत लिखा है, वो कहेगा क्या यार
इसलिए आप ये याद रखें, क्योंकि जो आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होगा वहां पेयर्स वर्ड यूज नहीं करेंगे आप, और ना ही वहां बेसिस करेंगे। तो वहां सिंगल होता है ना, बेसिस का मतलब प्लूरल वर्ड होता है, तो कहोगे लेस देन 400 या बेसिस, नॉट बेस पेयर। बेसिस तो कर दीजिए, बेस पेयर नहीं। तो देखिए डीएनए में क्या है, यहां कोई बेस पेयर है, यहां भी एक बेस पेयर है, दोनों में पेयर, तो बेस पेयर हुए ना। डीएनए में जो डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, पेयर्स का मतलब ही नहीं उठता। तो इसलिए आप हमेशा राइटिंग में इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप ये पेयर कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना, इसका भी केयर। आरएनए में आप बेस पेयर नहीं लिखेंगे, या तो बेसिस लिखेंगे या न्यूक्लियोटाइड लिखेंगे। डीएनए में आप पेयर्स लिख सकते हैं, तो वो हमेशा एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ में होता है। जहां कहीं सिंगल स्ट्रैंड आ जाए वर्ड, सिंगल स्ट्रैंड, चाहे वो डीएनए के लिए हो चाहे आरएनए के लिए हो, वहीं पेयर्स वर्ड यूज नहीं होगा। डबल स्टैंडर्ड के लिए होता है, तो डीएनए जनरली डबल स्टैंडर्ड होता है, इसलिए पेयर जान सकते हो आप। ओके, तो इसमें क्या होता है, वायरस के अंदर लेस देन 400 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या लेस देन 400 बेसिस होते हैं। बेस पेयर नहीं कहा मैंने, और वो सिर्फ कोड करते हैं वन और प्रोटीन विद वन और प्रोटीन। तो मुझे ईयर्स याद नहीं है ना, आपसे कोई ईयर पूछेगा, बस ये देखिए इसको खोजने वाला था, नाम था उसका टाइम है। पहली बात नेक्स्ट में आता है जेनेटिक मैटेरियल, या तो आरएनए होता है या सबसे पहले आया था वो आरएनए। उस आरएनए ने ही एंजाइम का काम किया था और उसी ने प्रोटीन का काम किया था। जो सिग्निफिकेंस है वहां पर बाद में उसकी मुकाबले डीएनए मोर स्टेबल हुआ, तो जेनेटिक मटेरियल इसको ले आए, तो डीएनए मोर स्टेबल, तो इंफॉर्मेशन ज्यादा करेक्ट के पहुंचा सकता है डीएनए। इसलिए धीरे से क्या हो गया, डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो गया मोस्ट ऑफ केस, पर आज भी स्टेट कई जगह पे आरएनए है। ठीक है, अब तक आपने देखा आरएनए था, वायरस में आरएनए हो सकता है, हो सकता है बैक्टीरिया में, यूकेरियोट्स में हमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल, वायरस में कोई भी हो सकता है। वायरस में जेनेटिक मटेरियल कौन है, आरएनए है। प्रियॉन्स में कौन है, नहीं, प्रियॉन्स में जेनेटिक मटेरियल ही नहीं है, आरएनए है, डीएनए है। इसमें जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं वो प्रोटीन के हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल किसके हैं, प्रोटीन से। ऐसे इन्फेक्शियस प्रोटीन के पार्टिकल्स को आप प्रियॉन्स कहते हैं। का मॉलिक्यूलर वेट 30 kg होता है, 30 kg किलो डाल्टन या 30,000 डाल्टन। किलो का मतलब जानते हो 1000। ये प्रियॉन्स जो होते हैं इनसे एक कौन सी फॉर्म होती है, एंसेफेलाइटिस। कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ। मैन के अंदर दो हैं, एक बर्मुडा के
भैया कौन सा है, जमैका के पास जो है, जमैका के पास जो है एक उर्दू है और दूसरी है जैकब जैकब यूल्फ और शीप में होती है ये स्त्रियों से और जैकब यूल्फ है तो मैन के अंदर ह्यूमन बीइंग में मैन का अब मैं आपको जो बताऊं ये तो मैंने इसके बारे में बताया आपको बताऊं लाइफ एक्सिस्ट है ये दो रूप में है बेटा, एक है प्रोकैरियोटिक लाइफ, एक है ठीक है। स्पेलिंग में के ही ठीक है, कोई सी से लिखता है इसमें मैंने एक बात के से लिखी है, एक बात मैं जनरली सी से लिखता हूँ, ये बात बता दूं। इंग्लिश जानते हो वर्ल्ड वाइड दो इंग्लिश ज्यादा प्रसिद्ध है वर्ल्ड, एक ब्रिटिश एक अमेरिका। जो इंग्लिश अच्छी सीख चुके होते हैं वो अमेरिकन जो समझ में आए वो अमेरिकन इंग्लिश हो आज बोले, और जो ब्रिटिश है वो समझ में आती है हम इंडियन। अंग्रेज तो हंसते हैं हमको, वो कहते हैं इंडिया वाला अंग्रेज बहुत क्लियर बोलते हैं ना, वो कहते हैं इंग्लिश बोलने का तरीका है कि कंचे लो मार्बल उसी के मुंह में घुसा दो, फिर ये बोलेंगे ना तो बिल्कुल सुनाई देगा साफ साफ। बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत लोग हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं बाहर के, जाम्बिया का भी रहा है मेरे फ्रेंड जो है, पीजी में मेरे साथ दूसरे फ्रेंड थे, विदेश जर्मन भी थे, अफ्रीकन भी थे, उनकी बता रहा हूँ जो मुझे बताते तुम इंडियंस यार कैसे बोलते हो भाई, तो वो कहता था तुम लोग बोलते हो बहुत क्लियर बोलते हो, मैंने कि हम तो क्लियर बोलते हैं ना, तुम लोग क्लियर कहाँ बोलते हो। तो ये जो प्रोकैरियोटिक लाइफ है दो किस्म की लाइफ है, मैंने बताया अभी तो मैंने पहले का स्टार्ट किया था, जहां से चलो वहीं पहुंच जाओ वो गोल है, जहां से चले वहीं आ जाओ गोल गोल है, अर्थ हालांकि गोल नहीं है आप जानते हो, तो मजाकबाजी कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ आपको, किताबों में नहीं सर को ये भी भैया जब मुझे नहीं पता तो ये बताओ उसको भी नहीं पता था, ये अरस्तु को से भी ये कहा था शुरू में कि अर्थ के जो है सराउंडिंग सन घूमता है, तो अरस्तु को अच्छा नहीं था है? नहीं पता था। अरे भैया टाइम सब लोगों को मालूम, न्यूटन जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था वो बिलीव करता था कि नॉन लाइफ से लाइफ बनेगी। बहुत चीजें हैं लाइफ में बताऊंगा आपको, ये बहुत बड़ा मुद्दा खराब हो जाए इसमें नहीं जा रहा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। प्रोकैरियोटिक लाइफ दो किस्म की लाइफ, एक प्रोकैरियोटिक लाइफ, प्रोकैरियोटिक लाइफ का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है प्रोकैरियोटिक सेल, कौन है प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल से बनी है प्रोकैरियोटिक लाइफ, और यूकैरियोटिक सेल से बनी है यूकैरियोटिक लाइफ। यूकैरियोटिक सेल से बनी है यूकैरियोटिक
लाइफ लाइफ तो जो प्रोकैरियोटिक सेल से लाइफ बनती है वो हमेशा यूनिसेलर होती है। प्रोकैरियोटिक सेल से जो लाइफ बनती है जिसे हम प्रोकैरियोटिक लाइफ कहते हैं या प्रोकैरियोट्स कहते हैं। एक ही बात है, प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक लाइफ जो सेल से वो हमेशा कैसी होती है, यूनिसेलर या एसेलर। सेल से जो लाइफ होती है इसे बोलते हैं यूकेरियोट्स और जो यूकेरियोट्स होते हैं या यूकेरियोटिक लाइफ दोनों प्रकार की होती है। यूनिसेलर भी होती है और ये मल्टीसेलर दोनों प्रकार की। यूकेरियोटिक सेल फर्दर दो प्रकार की हो सकती है, कौन से? यूकेरियोटिक सेल। तो ये लाइफ यूकेरियोट्स दोनों प्रकार की होती है, यूनिसेलर भी हो गई और मल्टीसेलर। और आपने नोट किया होगा जो यूकेरियोटिक लाइफ तो इसलिए अगर मैं कहूं बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया दोनों का मतलब एक ही है। क्यों? अगर मैं एक सेल के रूप में देखूं तो एक सेल है और लाइफ के रूप में देखूं वो इंडिपेंडेंट लाइफ है। जो आपकी बॉडी मल्टी सेलर जिस काम को कर रहा है वही वह बैक्टीरिया में एक सिंगल सेल काम कर रही है। तो ये जो फंक्शनल एस्पेक्ट होता है उसे कहते हैं सेलर। और जब मैं स्ट्रक्चर का पॉइंट लूं तो उसे कहते हैं सेलर। मैंने कहा तो प्रोकैरियोटिक लाइफ है जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स वो जिस सेल की बनी होती है उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक लाइफ है उसको कहते हैं यूकैरियोट्स जो किसकी बनी होती है, यूकैरियोटिक सेल की। ये दो प्रकार की यूकैरियोटिक सेल होती है, एक प्लांट सेल और दूसरी एनिमल सेल। ये यूकैरियोट्स होते हैं, प्लांट को भी कहते हैं और एनिमल को भी। ये दो प्रकार की हो सकती है, यूनिसेलर हो सकती है और मल्टीसेलर हो सकती है। एनिमल में हम मल्टीसेलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बरगद का पेड़, नीम का पेड़ वो प्लांट को कर रहा है मल्टीसेलर में। प्रोटोजोआ यूकैरियोट है, एल्गी यूकैरियोट है। एल्गी यूनिसेलर भी है, एल्गी मल्टीसेलर भी है। जो यूनिसेलर फंजाई है ईस्ट और जो मल्टीसेलर फंजाई है वो कौन है, मोल्ड। तो भी मैंने नाम लिखे थे वो सब क्या है, यूकैरियोट्स। अब इसमें प्रो का मतलब और इसका प्रो कैरियोन, प्रो का मतलब होता है कैरियोन और कैरियोन का मतलब होता है कैरियोन में दो वर्ड है। प्रो का मतलब बिफोर और कैरियोन का मतलब यस, बिफोर यस। कहने का मतलब है when nucleus is not well defined, ऐसी लाइफ जिसके अंदर nucleus is not well defined, ऐसी सेल को बोलते हैं सेल। और इसका मतलब होता है लैंग्वेज में इसका मतलब होता है ट्यूब।
डिफाइंड नहीं है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसका मतलब वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? ये इसका मतलब होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। इसमें क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड की जेनेटिक मटेरियल जिसमें न्यूक्लियस के अंदर एक डेवलप हो लिफाफा यानी न्यूक्लियस को जैसे डेवलप सिंगल है और इस डेवलप में मेम्ब्रेन दो हैं। मेम्ब्रेन कितने दो हैं? आउटर इनवेलप एक है पर मेम्ब्रेन दो हैं। तो ऐसा जिसमें चाहे तो आप ये कहो इसमें एक इनवेलप है या आप कहो दो यार मेम्ब्रेन है, ऐसे जिसको फ्लूइड कहते हैं डिफाइन। आप क्या कहते हो? यस। तो ऐसा यस यूकेरियोटिक टाइप में होता है या यूकेरियोटिक सेल में होता है। अच्छा प्रोकैरियोटिक या जिसमें न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस था वो इनसेपिएंट है। न्यूक्लियस नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कैसा है? इनसेपिएंट। इनसेपिएंट का मतलब है न होने के बराबर। क्योंकि क्यों नहीं होने के बराबर? क्योंकि उसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है बल्कि न्यूक्लियस डिफ्यूज्ड है। कैसा है? डिफ्यूज। क्या आप ये कह सकते हो भाई न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इनवेलप इज नॉट फाउंड टू प्रेजेंट। ऐसे डिफ्यूज न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसलिए एक डिफरेंस भी आता है न्यूक्लियोइड में और न्यूक्लियस में। क्या फर्क होता है? न्यूक्लियोइड तो एक प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड मिलता है, न्यूक्लियस नहीं मिलता। या डिफ्यूज न्यूक्लियस मिलता है या इनसेपिएंट न्यूक्लियस मिलता है या नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है। इसके बेस पे ये नाम। हाँ भाई अब मैं बच्चों से जानना चाह रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर आ रहा है। इसकी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। आपको प्रोकैरियोट और यूकेरियोट का मतलब समझ में आ गया? पर आप ये देखिए अब आप बंद कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? इस सेल की दो ग्रेड क्लासिफिकेशन। सेल की दो ग्रेड क्लासिफिकेशन, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकेरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है और यूकेरियोटिक सेल का एग्जांपल या एल्गी या एक सेल हमारी बॉडी की उठा लीजिए पैरामीशियम अमीबा या
सेल होंगे तो सेल को फॉलो करेंगे, और जो सेल होगा वो सेल को फॉलो करेगा। सेल को कौन फॉलो करेगा? जो सेल होगा। जो लाइफ होगा वो कम से कम सेल है, सेल के पार्ट से बनेगा, तो सेल को लाइफ हमेशा इज फॉर्म फ्रॉम द सेल और इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट, एंड सेल अराइज फ्रॉम सेल। ये सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी का मतलब क्या है? जो सेल है, जो भी लाइफ है, चाहे तो वो सेल की बनी है या सेल प्रोडक्ट की बनी है या कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल है या वो सेल। दूसरा पॉइंट क्या? सेल अराइज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल। एक सेल से दूसरी सेल बनती है, यानी डी नोवो अराइज सेल अराइज एक्जिस्टिंग सेल। तीसरा पॉइंट, जो सेल के अंदर या तो उसका जो मेटाबॉलिज्म करने के लिए सेल पूरा मेटाबॉलिज्म सब काम करती है, तो उसमें या तो उसमें सेंट्रल के रूप में या तो मिलेगा ये नया कंसेप्ट है, या न्यूक्लियोइड, क्योंकि वो एक सेल डिवाइड होकर जब दूसरी सेल में डिवाइड होगी तो उस समय सेल क्या होना चाहिए? डिवाइड होने के लिए या तो न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड में क्या अंतर है आप जान गए होंगे, ये भी मैंने बताया। जहां न्यूक्लियस सेल डिफाइंड है ये यूकेरियोटिक सेल में होता है, जहां न्यूक्लियस सेल डिफाइंड नहीं है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसको आप कहते हैं, इसको सेल। सेल क्या होती है? सेल होती है इट इज बेसिक, मैंने अपने नोट्स में बता रखा है, जो मैंने नोट किया उसमें पहला ही वर्ड यही है, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल structural and functional unit of the life. Structural and functional unit of the life. अगर मैं ये मानूं कि बैक्टीरिया एक सेल का बना है, यानी स्ट्रक्चर पॉइंट लिया, तो ये क्या हो गया? यूनिसेलुलर। इसको क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। हमारी बॉडी, ह्यूमन की बॉडी कितने सेल की बनी है? So many cells. एडल्ट के अंदर एटलीस्ट 10 सेल्स है, एटलीस्ट। ह्यूमन में एटलीस्ट 10 सेल्स है। तो एक सिंगल सेल जाइगोट से तो आई है सर, तो उन सेलों ने डिवाइड किया है, डिवाइड किया है न्यूक्लियस प्रेजेंट था, अभी तो हमें क्या, हमें मल्टी सेलर, उनमें कुछ सेल मिलकर के किडनी का काम कर रही है, कुछ सेल मिलकर के ब्रेन का काम कर रही है, कुछ सेल मिलकर के मसल मैकेनिज्म का काम कर रही है, कुछ सेल मिलकर कुछ काम कर रही है, तो पूरी बॉडी के फंक्शन कैरी आउट किए जा रहे हैं। क्या ये सारे फंक्शन एक बैक्टीरिया में सिंगल सेल नहीं कर रही है? वो भी कर रही है। तो फंक्शनल पॉइंट से हमारी बॉडी सेल्स के अंदर क्या है? कंपार्टमेंटलाइज। सेल कंपार्टमेंटलाइज है, कुछ सेल मिलकर कुछ काम कर रही है, कुछ सेल मिलकर कुछ काम कर रही है, कुछ सेल मिलकर के अदर कोई और फंक्शन कर रही है, कुछ फंक्शन मिलकर के किडनी में एसिड काम कर रही है, कुछ सेल मिलकर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम कर रही है, कुछ सेल मिलकर के सर्कुलेटरी सिस्टम का काम कर रही है, कुछ मिलकर के डाइजेस्टिव सिस्टम का काम कर रही है। तो ये सारे अलग अलग जो फंक्शन कैरी आउट किए जा रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल मिलकर के काम कर रहे हैं। यही सारे फंक्शन जब एक सेल काम करना चालू कर दे, इसका मतलब क्या? वो बॉडी, वहां की बॉडी तो कंपार्टमेंटलाइज नहीं है। जैसे बैक्टीरिया में क्या लोकोमोशन नहीं होता? होता है। क्या उनके पैर हैं? नहीं। क्या उनमें सर्कुलेशन नहीं होता? अंदर होता है। क्या उनमें रेस्पिरेशन नहीं होता? होता है। क्या उनमें एक्सक्रीशन नहीं होता? होता है। क्या उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता? होता है। तो ये सारे फंक्शन एक ही सेल कर रही है। यही काम प्रोटोजोआ में होता है, एक ही सेल कर रही होती है।
एसेलुलर। जब मैं ये कहूं अमीबा या बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है तो मैं किसे एक्सप्लेन कर रहा होता हूं? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को। किसको कर रहा होता हूं? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को, स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। और जब मैं कहूं एसेलुलर है तो मैं किसे एक्सप्लेन कर रहा होता हूं? फंक्शनल एस्पेक्ट को। वैसे भी सेल क्या है? इट इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शन। लोग ग्रेजुएशन कर जाते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन पहुंच जाते हैं। जब उनसे मैं ये पूछ लेता हूं, मेरे पास आते हैं और ये बात आप है ना, जो मैडम, जो कन्या मैडम आपको पढ़ा रही है उनसे पूछना कि भारद्वाज सर ने ये कहा था कि लोग ग्रेजुएशन कर जाते हैं और पोस्ट करते हैं, वो एसेलुलर सेलुलर में फर्क नहीं बता पाते। क्या ये बात सही कही या गलत कही मैंने? मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ। बताया नहीं होता। ग्रेजुएशन पास होगी, साइंस से पास करते, एसेलुलर बस करता हमारा रखा होता है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लाइफ। कई किताबों में लिखा रहता है बैक्टीरिया इज एसेलुलर, और कई जगह लिखा रहता है बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर, या कहीं लिखा रहता है, इसी में लिखा रहता है कि अमीबा इज एसेलुलर, कहीं लिखा होता है यूनिसेलुलर। तो उससे पूछो क्या है इसका मतलब? हमारा कहते हैं हमारे क्वेश्चन में कहा एसेलुलर का मतलब ही वही होता है और यूनिसेलुलर का ही मतलब वही होता है। अब मुझ जैसे टीचर के पल्ले पड़ जाए तो वो बार फर्क कैसे देगा? वो पूछेगा दोनों में जब दो बातें हैं तो कोई तो फर्क होगा। फर्क मैंने आपको बता दिया। जब हम ये कह रहे होते हैं एसेलुलर तो हम कौन से एस्पेक्ट को बता रहे होते हैं? फंक्शनल एस्पेक्ट, यानी ऐसी लाइफ जिसमें बॉडी कंपार्टमेंटलाइज नहीं हुई है सेल के अंदर, बल्कि वही एक बॉडी सारे फंक्शन कैरीड आउट कर रही है जो एक किसी और की मल्टी सेलुलर बॉडी करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग। और जब हम कहें यूनिसेलुलर तो हम ये बता रहे होते हैं कि सेल किससे बनी है? एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट सेल की बनी, एक ब्रिक। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक कमरा है तो कमरे का कॉन्स्टिट्यूएंट एक ब्रिक है। एक ब्रिक उसका एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। आप राजस्थान में जाइए, वहां ब्रिक नहीं होती बहुत जगह में। वहां क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो पत्थरों को लगाते हैं। मैं ये कहता हूँ एक ऐसा कमरा बने जिसमें एक ही पत्थर हो पर कमरा बन जाए, तो अब क्या करोगे? वो चीज है बना तो जरूर एक सेल का है। अगर आप स्ट्रक्चर पॉइंट से देखें तो एक सेल है, अब फंक्शन से देखें तो वही एक सेल सारे काम कर रही है फंक्शन, पर उसमें सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं हुई है, यानी उसमें सेल में डिवीजन नहीं हुई है। कंपार्टमेंट जैसे ट्रेन है, इसको बिल्कुल ऐसे समझा सकता है। एक ट्रेन ऐसी है जिसमें क्या है कि जो डिब्बे डिब्बे हैं, कंपार्टमेंट कैसे नहीं कहते हैं, वो कंपार्टमेंट है। और एक ऐसी ट्रेन हो जिसमें कंपार्टमेंट ही ना हो, डिवीजन ना हो। आप जानते हो कौन सी होती है वो ट्रेन जिसका एक डिब्बा बोला जा सकता है? एक्सप्रेस ट्रेन, जिसमें तुमने देखा है कि जुड़ा होता है, जो डिब्बे होते हैं उनमें बीच में प्लेटफॉर्म में क्या कनेक्शन होता है, तो उसको आप एक लॉन्ग डिब्बा भी मान सकते हो। और जो ये पैसेंजर ट्रेन होती है, तुमने देखा अलग अलग डिब्बे होते हैं या नहीं? एसेलुलर का मतलब क्या होता है? यूनिसेलुलर का ये बात दोनों का मतलब बता दिया। तो जब कभी आप यूनिसेलुलर होते हैं तो इसका साफ साफ मतलब होता है कि आप स्ट्रक्चरल सेल के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को बता रहे हैं। और जब आप एसेलुलर लाइफ ले लेते हैं बैक्टीरिया को, तो आप उसके फंक्शनल एस्पेक्ट को बता रहे हैं। क्यों? सेल क्या है? द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल हो या क्या, अगर किसी में ये तीन चीज हो तो आप उसे कंप्लीट सेल कहेंगे। क्या?
बाहर कवरिंग आउट इसे कहते हैं क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन जो भी सब्सटेंस होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं उसके बाहर एक कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन सेल के नाम पर पहले मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा कहते हैं प्लाज्मा। इसके बाद इसमें अंदर एक मोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ऑर्गन है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस सेल फ्लूइड। आप जानते हैं कि सेल में न्यूक्लियस है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए सेंटर है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस सेल फ्लूइड। वहां क्या है प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लूइड होता है, न्यूक्लियस नहीं होता जिसे आप सेल जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ये कंट्रोल सेंटर होती है मेटाबॉलिज्म। अच्छा न्यूक्लियोइड के बीच में और या न्यूक्लियस के बीच में जो भी होता है उसे तीसरी गति 1 2 3 ऐसे ले लो या 1 2 3 ले लो। और ये होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म वो पोर्शन होता है जहां पर मोस्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। भाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल ये जरूर करता है पर वो एक्टिविटी होती कहां है? साइटोप्लाज्म में। क्या होगा? साइटोप्लाज्म में। The first part of cytoplasm जी ब्लू में देख जिसका वो माइक ऑन है, माइक को बंद कीजिए। first part of cytoplasm तो जो भी मोस्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो जैसे फॉर एग्जांपल जिसमें ये तीनों चीज प्रेजेंट हो तो ट्रू सेल हो। तीन चीज क्या? सेल मेम्ब्रेन हो, कवरिंग प्रोटोप्लाज्म, दूसरा न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड हो, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोइड है जो कि एक्टिव सेंटर है, मेटाबॉलिक सेंटर है जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाला, जो मेटाबॉलिज्म बिना लाइफ पॉसिबल नहीं, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तीसरा जहां पर मेटाबॉलिज्म होता है वो एस्पोस पार्ट की बायो है नहीं आप सोच रहे हो वो करेगी सेल सॉरी। अब जो आपके लिए क्वेश्चन बनता है आरबीसी सेल जो होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर हमारे अंदर मैच्योर आरबीसी उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता तो क्या ये ट्रू सेल है? नहीं, ये वेस्टिजियल सेल है। इसलिए आरबीसी ट्रू सेल नहीं है, इससे वेस्टिजियल सेल
रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो डिवाइड नहीं कर सकती। क्यों? होता इसलिए कंप्लीट सेल नहीं है। जो कंप्लीट सेल नहीं है सेल फॉलो नहीं करेगी। अब क्वेश्चन होता है क्या वायरस सेल थ्योरी फॉलो करेगा? नहीं। क्यों? वायरस नहीं। तुम कहोगे एनिमल में था तो सही सर, आपने कहा तो था एनिमल के अंदर जो सेल हो सकता है, उसका नहीं है सर का साइटोप्लाज्म नहीं है, उसमें न्यूक्लिक एसिड के नाम पर ऑर्डर ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए में दोनों नहीं है, इसलिए वो सेल नहीं है। वायरस ट्रू सेल नहीं है, प्रियोस ट्रू सेल नहीं है। जब ये ट्रू सेल नहीं है तो ये सेल थोड़ी फॉलो नहीं करेंगे। जो भी डेड सेल हो जाती है आपकी स्किन की, ये सेल है डेड सेल, जिनमें न्यूक्लियस गायब हो जाता है। फॉर्टिफाइड सेल है, ये हेयर जो निकलता होता है आपका, हेयर जो बाहर होता है, बाल को यहाँ से काट दो आप दर्द नहीं होता, आप नाखून को आगे से काट दो दर्द नहीं होता, क्योंकि ये जरूर रहा है अंदर सेल क्यों है अंदर, पर जो बाहर को आ रहा है वो ये है। जो कॉर्निफाइड सेल है, कॉर्निफाइड जो डेड सेल है, ये भी सेल थ्योरी फॉलो नहीं करेंगी, क्योंकि न्यूक्लियस गायब हो गया है। जिसका न्यूक्लियस गायब हो जाए वो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करेगी। ये बात जान लो आप। तो किसी को सेल होने के, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकेरियोटिक सेल हो, एक रिक्विजिट कंडीशन है, तीन कंडीशन होनी चाहिए। तीन कंडीशन कौन सी है? नंबर 1 का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। दूसरा न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड मेटाबॉलिक सेंटर, जेनेटिक मटेरियल, इसको आप न्यूक्लियोइड कह सकते हो, जेनेटिक मटेरियल में शो है। तीसरा जिसमें ये ना हो सेल नहीं होगी, इसलिए और जो सेल नहीं होगी वो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करेगी। अब मुझे बताओ तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दो सेल हो गई। अब तुम ये बताओ वायरस वायरस ना तो प्रोकैरियोटिक सेल है ना यूकैरियोटिक सेल है, तो इनको पढ़ोगे कहां? पूछना कि नहीं है? अब पढ़ना तो पड़ेगा ना कहीं ना कहीं, क्योंकि तो इनको हम प्रोकैरियोट में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट कैसे होते हैं आंख से देखते नहीं, तो वो किसमें माइक्रोस्कोप में देखे जाते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम वायरस और बैक्टीरिया को पढ़ते हैं अंडर प्रोकैरियोटिक सिस्टम, पर ये प्रोकैरियोट नहीं है, ये भी पढ़े जाते हैं। तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो इनसाइड बॉडी जाकर के इलाज में काम करते हैं वायरस वायरस, इसलिए वायरस को यहाँ पढ़ना पड़ता है। Inside the body living like characteristic, outside the body non living characteristic, तो पढ़ना तो पड़ेगा ना विषाणु को, तो इसको प्रोकैरियोटिक में ही पढ़ते हैं। पर आपसे कोई अगर पूछे क्या ये प्रोकैरियोट है, नहीं, इसलिए ये इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं है। ये बात यहाँ पे क्लियर हो। अब आप देखिए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहां पे आते हैं। हमने कहा था माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या था, तो माइक्रोबायोलॉजी प्रोकैरियोटिक था और यूकैरियोटिक था, यूनिसेलुलर भी था, मल्टीसेलुलर भी था। तो प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से थे? बैक्टीरिया, जो न्यू बैक्टीरिया होते हैं उन्हें बैक्टीरिया या बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरे के कौन से थे? एक्टिनोमाइसीट्स, माइसीलियल बैक्टीरिया, फंगल बैक्टीरिया। आप अपने पेज खोलिए, जो मैंने सबसे पहले आते आते लिखा है, जब मैं आया हूं मैंने सबसे पहले लिखा था माइक्रोबायोलॉजी में। तीसरे नंबर पे मैंने बताए थे आपको शायद शारो बैक्टीरिया, फिर बताए थे आर्की बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया थे प्रोकैरियोटिक लाइफ, सब माइक्रोस्कोपिक। उसके अलावा प्रियंस थे, वायरस थे, वायरस जो
ये माइक्रो। उसके बाद इस स्लाइड में मैंने अलग से लिखा था यूकैरियोटिक लाइफ, प्रोटोजोआ जो कैसे हैं सर। उसके बाद आए फंजाई जो दो प्रकार की, एक यूनिसेलुलर जिन्हें बोलते थे किस, एक मल्टी सेलुलर जिन्हें बोलते थे मोल्ड। उसके बाद एल्गी, एल्गी भी दो प्रकार की, एक यूनिसेलुलर, इसी प्रकार आगे जा करके इसमें आए थे प्रोटोजोआ आ गए, एल्गी आ गए, फंजाई आ गए। ये सब क्या थे तीनों के तीनों कैटोन्स। प्रोटोजोआ, प्रोटो का मतलब फर्स्ट, जोआ मीन एनिमल, पहले प्रोटोजोआ को एनिमल में प्लेस किया हुआ था, तो ये हो गई एनिमल लाइफ। इस वगैरह को प्लांट में रखा होता, फंजाई पहले प्लांट में था, एल्गी भी प्लांट में था, तो प्लांट के भी आ गए। तो देखिए आप इस लाइफ माइक्रोबियल लाइफ में हर किस्म की लाइफ है। इसमें आपको देखिए प्रोकैरियोटिक सेल मिलेगी, इसमें यूकैरियोटिक सेल भी मिलेगी। यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल भी मिलेगी और एनिमल सेल भी मिलेगी। सारे के सारे पहचान क्या होगी, सब माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी, माइक्रोस्कोप की जो स्टडी होती है उसके बेस पे ऐसी जो लाइफ है जो आंख से देख नहीं सकते, जिसके लिए हेल्प लेनी पड़ती है माइक्रोस्कोप से, आप माइक्रोबायोलॉजी, जैसे कि आप टीवी में भी देखा होगा, मेरी है, मैंने जो स्टडी की एक्चुअली में ऐसी थी, वो ऐसी थी जो कि आंख से दिखती है, वायरल जेनेटिक्स, आज की पढ़ाई में मैं यही, अब मैं आपको एक प्रोकैरियोटिक लाइफ में व्यक्त किया था, बहुत शॉर्ट व्यक्त किया था, अस्तित्व बताऊंगा तब आपको फिलहाल इतना समझ आता होगा, कम से कम सेल लाइफ, ये लाइफ है क्या, कितनी प्रकार की होती है, कैसी होती है, माइक्रोबियल लाइफ क्या होती है, बड़ा दिक्कत आती है लोगों को। कोई पूछता है सर जो माइक्रोबियल लाइफ यूनिसेलुलर होती है कि मल्टीसेलुलर, बड़ा फर्क। कोई पूछता है कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है या यूकैरियोटिक, कोई पूछता है कि एनिमल की होती है प्लांट, सब के आंसर आप देख ही रहे हो क्या। कोई पूछता है बैक्टीरिया क्या होता है, तो अब बताएंगे बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कैसे। बैक्टीरिया का मतलब माइक्रोब नहीं होता, खाली माइक्रोब में बैक्टीरिया इंक्लूडेड है। ऑल द माइक्रोब कैन नॉट बी बैक्टीरिया, बल्कि ऑल द बैक्टीरिया आर माइक्रोब। ओके, ये असल तरीके का क्वेश्चन क्या बन जाता है। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
घर वालों के सामने चाय